नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ पर वक्त है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे कई बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। कलकत्ता बंदरगाह को 17 अक्टूबर 1870 को एक संवैधानिक निकाय प्रबंध के तहत लाया गया था। बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा 17 अक्टूबर 1912 को की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पनडुब्बी ने अमेरिका पोत पर 17 अक्टूबर 1941 को हमला किया। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1995 को हुआ। भारतीय कवि और गीतकार कंदानन का निधन 17 अक्टूबर 1981 को हुआ था। आज के इतिहास के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बिहार की और जानेंगे आखिर क्यों चिराग पासवान ने जताया दुख। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर जमकर बोला हमला। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कोरिया जिले के थर्ड जेंडर की, यानी किन्नर समुदाय के लोगों की, जिनके कोरोना के चलते पेट पालने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लखनऊ में काफ़ी समय से डीएलएड के छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात लखनऊ में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खियों पर। बीजेपी से चिराग का सवाल, एलजेपी वोट कटवा है तो 2014 से क्यों रखे हैं साथ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 नंबर पर, राहुल गांधी बोले सरकार खास मित्रों की जेब भरने में लगी। बलिया गोलीकांड में धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित, आरोपी के परिवार से मिलकर रोए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। भारत में आईएसआईएस की ब्रांच खोलने के आरोप में 15 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा। बिहार चुनाव में जिन्ना के मुद्दे पर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, पूछा पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साधी। सुर्खियों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। चलते हैं पहली खबर की ओर। बिहार चुनाव में सभी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा चिराग पासवान के प्रति दिए गए बयान के चलते चिराग पासवान ने अपना दुख जाहिर किया। बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर कहा था कि एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी, जिसे लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से वो बहुत दुखी हैं। जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के वोट कटवा कहने से मैं निराश हूँ। मैं निराश हूँ कि बीजेपी के नेता वोट कटवा जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी नेताओं पर दबाव है, मैं उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। वे बिहार के सीएम के दबाव में हैं। निश्चित रूप से हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बयान से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूँ और मैं उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र अभियान सामग्री में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा 10 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब बिहार में बीजेपी एलजेपी गठबंधन के तहत वास्तविक डबल इंजन की सरकार बनेगी। मुझे पता है कि सीएम अपनी बिहार रैली के दौरान पीएम मोदी को मेरे खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान जारी करते हुए कहा कि एलजेपी बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि बिहार में केवल 4 पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खबरें अब तक में अब हम रुख करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा भांडेर के सालोन बी में विराट जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवराज सिंह चौहान का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा।
विधानसभा भांडेर के सालोनबी में विराट जनसभा समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित कर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने किसानों के सर पर ब्याज की गठरी रख दी थी। मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना, इस ब्याज की गठरी को शिवराज सिंह चौहान हटाएगा। कमलनाथ जी सदैव पैसों को लेकर रोते रहते हैं। वहीं जब हमारी सरकार बनी तब प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप आया, लेकिन हमने जनता को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया। 6 माह में करीब 23,000 करोड़ रुपए का लाभ जनता में बांट दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप बहुत ही बड़े उद्योगपति होंगे, लेकिन याद रखना कि हम भूखे नंगे ही जनता का दर्द समझ सकते हैं। आपकी नज़रों में गरीब जनता की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें जीने का हक नहीं है। अहंकार से चूर कांग्रेस की जनता का बार बार अपमान कर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से कार्य चलते रहेंगे, या तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। विधानसभा भांडेर की जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना आशीर्वाद देकर कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं। आज मैं आपसे कहने आया हूं बहनों और भाइयों, जो बना बेहतर करने की हमने कोशिश की 6 महीने में, और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया। अब तत्काल शुरू होगी शिक्षकों की, पुलिस के सिपाहियों की, कांस्टेबल की, स्वास्थ्य विभाग की बाकी भर्तियां मान से निकल गई है, प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, संबल योजना फिर से चालू कर दी। उन्हें तो लैपटॉप देना बंद कर दिया था, हमने लैपटॉप देना फिर से चालू कर दिया। और पढ़ाई की फीस भी पढ़ते रहना, चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये कांग्रेस की पार्टी बची है। आज आपने अखबार में खबर पड़ी होगी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से धारा 370 हटाई। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, ताज है। कश्मीर का पूरी तरह से धारा हटा के संपूर्ण विलय भारत में कर दिया। बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया? तो बताओ अच्छा किया कि नहीं? लेकिन कांग्रेस तो गजब कर रही है। एक फ्रंट बन गया हुआ फारूक अब्दुल्ला के साथ, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ, और कह रहे हैं कि धारा 370 जो हटाई हम फिर से लगाएंगे। तुम हमसे कहते हो, रक्षा से कहते हो गद्दारी की। गद्दार तो तुम देश से कर रहे हो कांग्रेसियों, गद्दारी तो तुम देश से कर रहे हो। और आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। एक तरफ विकास का काम करने वाली पार्टी है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। एक में आने को ऐसे काम, कांग्रेस के जमाने में पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज अगर चीन भी आंख बताता है तो हमारे सैनिक उसकी गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक देते हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ वो रोतेला मुख्यमंत्री थे जो रोते ही रहते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, चलो 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 चलो। और आज ये मामा खड़ा है आपके सामने, मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आने दूंगा। अरे 200 करोड़ तो अभी मैंने कहा ट्रेलर है। संतराम, तुम कमलनाथ के साथ रहे हो, इसलिए भाजपा अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई। और खूब काम होंगे, चिंता मत करो। ये नेतृत्व बैठा है मेरा दतिया जिले में, भांडेर में भी जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। वो 28 गाँव जब मैं पहली बार 2000 में आया था, राजघाट का पानी नहीं पहुंचा था, अगर पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर वो उपलब्धि गिनाऊं तो इतनी है कि आधी रात हो जाएगी। और इसलिए हाँ गंजाम, तुमने भी बहुत कराई, चिंता फिरता मत करना यार, रक्षा जी को बनने दो, अपन और कुछ देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सब साथ है, पूरा नेतृत्व साथ है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पैसे की कमी का निर्णय वो होता है जिसके दिल में तरक्की नहीं होती है। तो बहुत आसान तरीका, पैसे नहीं, मैं भी करो नहीं है। नरोत्तम भाई यहाँ बैठे, कोरोना के कारण खजाना खाली, सही है,
लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। नेता वो है जो विपरीत परिस्थितियों में से रास्ता निकाल के जनता को पार संकट के ले जाए। आप बताओ, मुख्यमंत्री रोने लगे कि पैसे ही नहीं है, तो ऐसा मुख्यमंत्री किसी काम का है क्या? खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। खासकर आर्थिक संकट में अच्छा खासा असर देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें अपने समाज के थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर समुदाय की, तो उनकी ज़िंदगी में जीवन यापन हेतु खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो रेलगाड़ियों से पैसे मांगते थे, यानी रेलगाड़ी में जो लोग यात्रा करते थे उनसे पैसे लेते थे, शादी ब्याह में पैसा लेते थे और बच्चों का जब जन्म होता था उसका पैसा लेते थे। लेकिन कोरोना काल के चलते वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं विस्तार से। जबकि कोरोना संकट काल के पूर्व थर्ड जेंडर किन्नर समुदाय लोगों के घरों में जाकर बधाई संदेश, शादी ब्याह में नाच गाना और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करके अपना पेट पालने का काम करते थे। इसके अलावा पेट पालने का कोई मजबूत आधार नहीं हुआ करता था। कोरिया में रह रहे दर्जनों थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय के लोग कहते हैं कि इस बुरे दौर में प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई राहत व राशन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई, जबकि आमजनों को जगह जगह दी जा रही थी। वहीं लगभग 10 वर्षों से बैकुंठपुर में किराए के मकान में रह रहे दर्जनों किन्नर के आज तक राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। उनके बदले उन्हें कोई रोजगार नहीं देता, काम पर नहीं रखता है और समाज भी उपेक्षा की नज़र से देखता है, भले बुरे शब्दों से उच्चारित करता है। और एक किन्नर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमारे माँ बाप और परिवार ही हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम समाज से कैसे उम्मीद करें। इस आर्थिक व रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे परेशान कोरिया के किन्नरों ने प्रशासन से मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह व छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तरह उन्हें भी प्रशासन से मदद मिले, ताकि वे भी अपनी रोजी रोटी खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं समाज में उन्हें जीने का हक मिले, लोग भले बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। किन्नर कोरिया जिले से बोल रही हूँ। हम लोग लॉकडाउन के तहत हम लोग को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हम लोग को, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, घर का किराया देना, यानी ट्रीटमेंट, कोई बीमार पड़ जाए, हर चीज का। और शासन की तरफ से हम लोग को कुछ भी सहयोग राशि नहीं मिला, ना कोई नेता मंत्री की तरफ से हम लोग को कोई सहयोग राशि मिला और ना कोई हम लोग को कुछ हुआ, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा हम लोग को अभी भी, यानी शासन के अभी इतने पढ़े लिखे हम लोग सब कोई हैं। हम लोग को यानी एक जॉब भी रहता हमारे पास तो हम लोग जॉब करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, वो भी नहीं है। शासन वो भी हमको नहीं दी है। जो पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं 5वीं पढ़े हैं, वो भी बेचारे पढ़े हैं। आज हमारे यहाँ शासन हमको लोन देता है, कुछ भी देता तो हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे। शासन हम लोग को कुछ भी सहयोग राशि ना दे रहा है, न कुछ हमारी मदद कर रहा है। और बट जो हमको घर भी नहीं मिल रहा, रायपुर, बिलासपुर, सब जगह शासन सबको घर दिया है। ट्रांसजेंडर लोगों को सबको घर मिला है वहाँ पे। ना हमारा राशन कार्ड बना है, ना हमको घर मिला है, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को 8-9 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, 10, 15, 20 लोग हम लोग साथ में रहते हैं। कुछ भी हम लोग का कोई भी सहयोग नहीं है, ना कोई हमारे बैक सपोर्ट है। जीवन गुजारा भत्ता के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे आप लोगों का गुजारा हो पाता है? अभी तो फिलहाल जब सब कुछ चालू था तो हम लोग ट्रेन में चल देते थे, बस्ती जाते थे, शादी होता था, बच्चा होता था, तो कमा खा के जो मिलता था हम लोग ले आते रहे। जितने हमारे सब साथी हैं सब मिल बांट के हम लोग बांट लेते थे और मिल बांट के हम लोग सब खाते पीते थे। और जो बचता था हमारे पास किराया वगैरह, उससे किराया हम लोग पटाते थे और जो भी एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। मैं तान्यक और मैं रहने वाली प्रॉपर भिलाई की, और यहाँ मैं मुझे 10 साल से यहाँ रह रही हूँ बेरोजगारी कोरिया जिला में। और हमें तो इस लॉकडाउन के अनुसार तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम किसी को बताएं तो लोगों को यकीन नहीं होता कि हम कैसे कर रहे हैं करके। शासन प्रशासन से अगर हम कुछ डिमांड करते हैं तो वो चीज़ें हमारी बात को सुनाई नहीं देती। किसी चीज़ों को हम बोलें तो वो हम इग्नोर कर देते। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने कोरिया जिला में हमारे लिए कुछ नहीं करे। अभी अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में हमारे जो कमिटीज के लोग हैं उनके लिए प्रशासन बहुत कुछ किए करके। यहाँ पर हम किसी समाज के डिपार्टमेंट जाते हैं या हमारे राइट्स के लिए, अधिकार के लिए जाते हैं तो वो हमें आज आना कल आना करके घुमा देते हैं। हमारे लिए इतने नज़दीकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम उनको पहल भी नहीं कर पाते कि हम क्या करें। इस लॉकडाउन के अनुसार तो ऐसा हो गया कि जानो कि हम आज जो आगे बढ़े थे आज 10 साल पीछे चले गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि हम आज देखिए हर चीज़ों के कितने मुश्किल हो रही है, खाने की मुश्किल, दाल चावल सब्जी भाजी कितने की रेट बढ़ रही करके।
जब लॉकडाउन नहीं था तो हम थोड़ा मार्केट जाते, 2-4 हमको सब्जी भी नसीब हो जाती थी, थोड़ा चावल मिल जाते थे। आज वो चीज़ हमारे पास नहीं है। और हमारे यहाँ 20-25 लोग कोरिया जिले में 40-50 लोग पूरी संख्या की, उन सब लोगों की भी यही हाल है। क्या करें वो चीज़ों के लिए? आज प्रशासन सबकी ध्यान दे रही, लेकिन हमारी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज के इस लॉकडाउन के अनुसार हमें आज कोई गरीब के घर जाके राशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन हमारे घर किसी ने आज तक ये आके नहीं पूछा कि आपको क्या चीज़ की जरूरत है। हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है, हम खुद खाते खुद कमाते करके। अगर इस दयनीय स्थिति में अगर हमारी किसी की तबीयत खराब होती रहती है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? हम कोई देने वाला तो है नहीं अभी करके। इस लॉकडाउन ने तो क्या बोले, बहुत चीजों को उन्होंने। खबरें अब तक में चलते हैं अंतिम खबर की ओर। लखनऊ में कई दिनों से डीएलएड के छात्र और बीटीसी के छात्र छात्राएं अपने प्रमोशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल यानी कि शुक्रवार की शाम बेसिक शिक्षा निर्देशालय का घेराव करने पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं पर शुक्रवार रात पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि लाठीचार्ज में महिला छात्राओं के कपड़े भी फट गए और कई घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि लाठीचार्ज में महिला प्रशिक्षुओं के कपड़े फट गए, प्रशिक्षु घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इको गार्डन में 12 अक्टूबर से प्रमोशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे डीएलएड और बीटीसी महिला पुरुष प्रशिक्षु शुक्रवार रात टुकड़ों में वहां से निकलकर निशादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। यहां डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो महानगर समेत कई थानों का पुलिस बल थाने पहुंचा। पुलिस ने प्रशिक्षु को हटाने का प्रयास किया तो उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच पुलिस ने प्रशिक्षुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठी से बचने के लिए महिला और पुरुष प्रशिक्षु भागे तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। जान बचाकर अभ्यर्थी घरों, गलियों और दुकानों में घुस गए। पुलिस ने वहां भी उन्हें पीटा। लाठीचार्ज में अंकित पटेल, राजेश, मीनाक्षी समेत 10 से 12 प्रशिक्षु घायल हो गए। वहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह का आरोप है कि पुलिस ने उनके मोबाइल भी छीन लिए। इसके साथ ही पुलिस ने महिलाओं को भी लाठियों से पीटा, जिससे उनके कपड़े तक फट गए। किसको बैठा है? यहाँ पे यहीं रहो। आप यहीं रहो। उसको लाओ, उसको क्या बोला? टूटा चलाओ, कौन है? खाली टूटा चलाओ। कौन है वो? कौन है? आप लोग देख रहे हैं जैसा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा रुको, आराम से रुको ना, कितना मारेगा? रुको। आप लड़के लड़ाइए, लाइव चलाते रहो। चल रहा है भैया, परेशान मत हो। बोलते रहो, तुम धीरे धीरे आगे बोलते रहो, आगे से बोलते रहो। अब नहीं बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। रहनी चाहिए, बजाने दो, बजाते रहे, कोई दिक्कत। आप लोग देख रहे हैं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके बहुत बर्बरता से हमारे साथियों को मारा गया है। आप लोग देखिए, बहुत बर्बरता से मारा गया है। बहुत बुरी तरीके ये लेके इनको मारा गया है। आप लोग घर पे बैठ के बस वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। अगर कहीं कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए
मुख्यमंत्री को या उस विभाग के शिक्षा मंत्री को इसका आभास ना हो रहा हो कि वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते कई दिनों से डीएलएड के छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन की तरफ से ना उनकी बात सुनी गई है, ना उनसे बात की गई है, जबकि शुक्रवार की शाम उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। क्या यह सही तरीका है? सोचने और समझने की बात है कि शासन की तरफ से क्यों देरी की जा रही है। अगर छात्रों के साथ जो भी निर्णय लेना है वो बात कर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि छात्र कई दिनों से अच्छी खासी संख्या में एक साथ इकट्ठे हैं। कोरोना की महामारी अगर कोई घटना घटती है, अगर संक्रमण फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब देखने वाला होगा शासन कब इनकी बात मानता है और कार्रवाई करता है। खबरें अब तक में आज इतना ही। सी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं cnewsbharat.com। गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सी न्यूज़ भारत ऐप। देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।